हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि किसान आंदोलन को इन चुनावों में एक बड़ा हथियार बनाने की कोशिश तेज होती जा रही है। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं। बाकी किसान संगठनों के नेता आजकल कम नजर आते हैं और राकेश टिकैत सबसे ज्यादा सियासी हैं। आज राकेश टिकैत ने कहा कि वो लखनऊ को घेरेंगे, लखनऊ की सड़कों को बंद करेंगे, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, किसानों के आंदोलन का बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन करेंगे। मोदी सरकार की सबसे बड़ी विरोधी ममता बनर्जी भी आज दिल्ली पहुंची। वो भी किसानों को सपोर्ट करने का वादा कर चुकी हैं। दिल्ली में अपने 5 दिन के स्टे के दौरान वो किसान नेताओं से मिल भी सकती हैं। हर बात में मोदी का विरोध करने वाले राहुल गांधी भी आज किसान आंदोलन को हवा देने के लिए ट्रैक्टर में बैठकर पार्लियामेंट गए। उन्होंने हमेशा की तरह कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और उद्योगपतियों के साथ है। इन सारी घटनाओं का सियासी मतलब समझने की जरूरत है। यह सारी कोशिश आने वाले विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को घेरने की है, उत्तर प्रदेश में योगी को घेरने की है। यूपी में जैसे ही सियासी शतरंज बिछी, राकेश टिकैत दांव खेलने के लिए लखनऊ पहुंचे। आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, गन्ने के भुगतान और बिजली के दाम के सवाल उठाए और जरा भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की कि उनका इरादा राजनीतिक है, सियासी है, पॉलिटिकल है। और यह बात तब बिल्कुल साफ हो गई जब राकेश टिकैत ने लखनऊ में कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबक सिखाया है, वैसे अब यूपी और उत्तराखंड में भी बीजेपी को किसानों की ताकत दिखाई जाएगी। वैसे तो राकेश टिकैत ने बहुत सटल तरीके से यह भी कह दिया, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, चुनाव मैदान में भी मुकाबला हो सकता है। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और कक्का जी, ये 3 लीडर थे जिन्होंने ऐलान किया कि मिशन यूपी उत्तराखंड के तहत गांव से लेकर लखनऊ तक महापंचायतें होंगी, रैलियां होंगी और प्रोटेस्ट मार्च भी होंगे। इस अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से होगी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होगी। दावा तो यह है कि किसानों की अब तक की सबसे बड़ी पंचायत होगी और मकसद होगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना। राकेश टिकैत ने कहा कि अब संयुक्त किसान मोर्चा लखनऊ को भी दिल्ली जैसा बना देगा। जिस तरह दिल्ली के रास्ते सील हैं, उसी तरह लखनऊ के रास्ते भी सील कर दिए जाएंगे। संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो एड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है। उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक कानून वापसी नहीं होने के, ये कान खोल कर सुन ले सरकार। एक तरफ किसान लखनऊ के रास्ते सील करेंगे, दूसरी तरफ दिल्ली में 15 अगस्त को एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी की जा रही है। अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। 2-2 दिनों से ट्रैक्टर दिल्ली आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के लोग यूपी के अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए किसानों को दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर पर भेज रहे हैं। कल मेरठ और बिजनौर से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकला था।
राकेश टिकैत ने बताया कि कल 800 ट्रैक्टर ट्रॉलियां गाजीपुर बॉर्डर गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अगला जत्था 13 अगस्त को रवाना होगा और 14 अगस्त को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। इस जत्थे में अमरोहा, मुरादाबाद और हापुड़ के किसान शामिल होंगे और उनका कहना यह है कि 15 अगस्त को किसान दिल्ली में झंडा फहराएंगे। ट्रैक्टर रैली तो भाई जाते हैं, हर जत्था जाता है। जैसे अभी भी 26 तारीख में वहां पे गया, ट्रैक्टर से गए। अब हमारे पास में बसें तो है नहीं, हम ट्रैक्टर से जाते हैं। आज भी करीब 800 लोग हमारे कल ट्रैक्टर गए वहां पे, 800 ट्रैक्टर। हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान क्रांति गेट है, वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे और क्या, ट्रैक्टर से जाएंगे। ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? नहीं, 2 जिले के ट्रैक्टर वहां पे जाएंगे। हमने 15-20 दिन में उनका वो बांध रखा है। अभी जो 13 अगस्त को चलेंगे, 14 में वहां पे पहुंचेंगे, अगस्त में वो पहुंचेंगे। अमरोहा, मुरादाबाद और हापुड़ के लोग वहां पर जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे। क्या ट्रैक्टर से चलना कोई देश में अपराध है? हमारे रिपोर्टर्स ने जानकारी दी है कि सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर अब टेंट खाली पड़े हैं। गिने चुने किसान वहां रह गए हैं और जो है वो भी शिफ्ट्स में आते जाते रहते हैं। इसलिए किसान मोर्चे के नेता अब 15 अगस्त के मौके का इस्तेमाल आंदोलन को फिर से नई ऑक्सीजन देने में करना चाहते हैं, नई ताकत खड़ी करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ किसान आंदोलन के जरिए कुछ किसान नेता अपनी सियासी पारी शुरू करना चाहते हैं। गुरमान सिंह चढ़ूनी तो पहले ऐलान कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि किसान मोर्चा पंजाब में अपने उम्मीदवार उतारे, चुनाव लड़े। लेकिन दिक्कत यह है कि राकेश टिकैत और दूसरे नेता फिलहाल यूपी पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है। इसीलिए जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं तो उन्हें मोर्चे से सस्पेंड कर दिया गया। अब राकेश टिकैत राजनीति के मैदान में दांव आजमाने के लिए संकेत दे रहे हैं, लेकिन साफ साफ ये नहीं बोल रहे। सिर्फ इतना कहते हैं चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारेगा, लेकिन जिनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उस पार्टी को हराने की अपील करेंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी खबरें छपती रहती हैं कि हम संयुक्त मोर्चा चुनाव के लिए कोई पार्टी बना रहे। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। और अभी जो चुनाव की बात होगी, क्या होगा, किसको वोट देनी है, क्या है, भाई जिससे हमारी लड़ाई चल रही है हम उसको क्यों कहेंगे कि इसको वोट दो? जब जनता खुश होगी उसको दे लेगी, जनता नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम बात करेंगे आंदोलन की। 2 बातें मैं आपको बता दूं। अगर राकेश टिकैत ये कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा तो सही कह रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर तो है नहीं, कोई सिंबल भी नहीं है, तो उम्मीदवार कैसे उतार सकते हैं? और दूसरी बात, उम्मीदवार न उतारने का यह मतलब नहीं है कि वो चुनाव के मैदान से दूर रहेंगे, क्योंकि अगर कोई पार्टी संयुक्त किसान मोर्चे के नेता को टिकट देती है तो मोर्चे के नेता उसका सपोर्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। वैसे राकेश टिकैत खुद 2 बार चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। 2007 में वो बहुजन किसान दल के कैंडिडेट के तौर पर यूपी की खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। 2014 में टिकैत ने अमरोहा से लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल पे टिकट पर लड़ा था, दोनों बार हार गए। इस बार वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हराने में ताकत लगाएंगे। मुद्दे क्या होंगे ये भी तय है। आलू का किसान पूर्ण रूप से देश में प्रदेश में बर्बाद हुआ है। गन्ने का भी यही हाल है। करीब 4 साल से भुगतान लेट है पूर्ण रूप से, 1 भी रुपया नहीं बढ़ा। सरकार तो पहले भी आई, मायावती की सरकार में आंदोलन हुए तो 80 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, उसमें आंदोलन हुए तो 50 रुपये के आसपास बढ़ा। क्या योगी सरकार इतने कमजोर है? योगी जी के दोनों से कमजोर है कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा पाएंगे? यह हालात है। बिजली, यहाँ पे
175 रुपये हार्स पावर। पंजाब में फ्री किसान को बिजली, हरियाणा के अंदर 35 रुपया और करीब 7-8 स्टेट में बिजली एग्रीकल्चर फ्री है। तो यहाँ पे एक किस्म से गुजरात के बाद में दूसरा पुलिस स्टेट बनने जा रहा है हमारा प्रदेश। जैसे गुजरात में वहां कोई सरकार नहीं चलाती उसको, वहां पे पुलिस चलाती है। ऐसे ही यहाँ पे पुलिस स्टेट अब इसको कहा जाए तो वो गलत नहीं। जो आपने चुनाव में भी देखा अभी जिला पंचायत और जो प्रमुख के हुए हैं, जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। राकेश टिकैत आजकल राजनीति से जुड़े हर मुद्दे की बात करते हैं। जब वो अपनी बात खत्म करके निकलने लगे तो हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने उन्हें पकड़ा। उन्होंने राकेश टिकैत से पूछा कि लखनऊ को दिल्ली बनाने का क्या मतलब? ये धमकी तो ठीक नहीं है। रुचि ने राकेश टिकैत से पूछा कि मिशन यूपी से क्या मतलब? आप मिशन यूपी के जरिए क्या करना चाहते हैं? इस पर राकेश टिकैत ने बिल्कुल मंजे हुए नेता की तरह जवाब दिया। कहा, लखनऊ को दिल्ली की तरह बनाना तो अच्छी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, लखनऊ भी दिल्ली की तरह बने, इसमें गलत क्या है? फिर बोले, मिशन यूपी में योगी सरकार को कड़वी दवा देंगे, किसान ही योगी का इलाज करेंगे। ये मिशन यूपी कैसा होगा, क्या क्या होगा? ठीक रहेगा, मिशन यूपी ठीक रहेगा। क्या करेंगे इसमें आप? इनमें दवाई देंगे। जस्टिस जो सरकार है वो कहीं से ठीक होती है, सरकार को दवाई देना आ रही मिशन यूपी में। दवाई देंगे जैसे बंगाल में दी। ये बीमार है, डॉक्टर देते हैं ना हम है, इनके डॉक्टर है गांव के लोग, और हमारे डॉक्टर है पार्लियामेंट में। हमें पार्लियामेंट में जाने देते, ये गांव में आना चाहते हैं तो दवाई इनको देनी पड़ेगी, कड़वी मीठी सारी दवाई मिलेगी इनको। अभी आपने कहा कि लखनऊ को वैसे ही घेरा जाएगा जैसे दिल्ली को घेरा जाएगा। हाँ अजय, हमने यही तो कहा है कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे तो खुशी होनी चाहिए कि लखनऊ दिल्ली बनने जा रहा। एक तरह की धमकी जैसी? ना धमकी कहाँ है, ये तो बहुत प्यार से कहा कि हम जैसे दिल्ली में है ऐसे ही हम लखनऊ को बनाएंगे। ये दिन में धमकी कहाँ होगी, हमने तो बहुत प्यार से बात करी। जो ट्रैक्टर परेड है वो क्या किस तरह से निकलेगी, और 26 जनवरी को जैसी हिंसा हुई थी वैसी दोबारा ना? कोई हिंसा नहीं हुई 26 जनवरी को। ना हिंसा तो इन्हीं के लोग करें, हम तो करते ही नहीं। वैसे किसानों का नाम लेकर बहुत सारे नेता, बहुत सी पार्टियां अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, और ये एक ऐसा मसला है जो बीजेपी के खिलाफ कॉमन हथियार हो सकता है। इसलिए राकेश टिकैत जंतर मंतर से अपना ट्रैक्टर लेकर लखनऊ की तरफ बढ़ गए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपना ट्रैक्टर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ाया। राहुल गांधी ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर थे और उनके अगल बगल बैठे नेताओं को देखकर किसानों की सियासत की पूरी पिक्चर क्लियर हो रही थी। एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ हरियाणा के एमपी बैठे थे, एक तरफ प्रताप सिंह बाजवा, रवनीत सिंह बिट्टू और दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। राहुल गांधी ने कहा, सरकार किसानों का गला दबा रही है, वो किसानों की आवाज, किसानों का दर्द सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल, काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है, और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास समेत 10 कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया और सभी नेताओं को मंदिर मार्ग थाने में 7 घंटे रखने के बाद रिहा कर दिया। पुलिस ने उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जिसे राहुल गांधी चला रहे थे। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद सुरजेवाला ने कहा कि किसानों के आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे, सरकार को कानून वापस लेने होंगे। किसान की आवाज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। किसान अगली फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है। धरती पुत्र अन्नदाता सिसक रहा है। 62 करोड़ किसान आंदोलनरत है, उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। इसीलिए जब राहुल गांधी जी किसान के ट्रैक्टर को चलाकर लेकर आए तो उस ट्रैक्टर के ऊपर जो हमारे बाकी के साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए, हमें हथकड़ी लगाइए, हमें जेल भेजिए और जितने दिन चाहे मोदी जी उतने दिन जेल रखिए, पर भगवान के लिए 3 काले कानून खत्म कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को किसान मवाली, आतंकवाद, नक्सलवादी लगता है, पर माफ कीजिए, जिस दिन किसान ने और मजदूर ने इस देश के अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और किसानों ने खेती करनी बंद कर दी तो ये दिल्ली की संसद नहीं चल पाएगी। किसान है तो देश है, किसान के बगैर देश नहीं। ये बात मोदी जी को समझनी पड़ेगी। चूंकि राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर पार्लियामेंट आए, कांग्रेस के तमाम नेता 7 घंटे तक थाने में रहे। इसके बाद सरकार पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। कांग्रेस को जवाब देने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए। तोमर ने किसानों पर बात नहीं की, किसान आंदोलन की बात नहीं की और न ही कृषि कानूनों की बात की। आज उन्होंने राहुल गांधी की बात की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी जब अपनी पार्टी को नहीं समझा पाए तो खेती किसानों को क्या समझेंगे। राहुल के चक्कर में उनकी पार्टी डूब गई, अब वो किसानों का नुकसान करने के लिए निकल पड़े हैं। राहुल गांधी के किसी भी वक्तव्य पर कांग्रेस के लोग भी सिर्फ उपहास ही उड़ाते हैं। राहुल गांधी जी को गांव गरीब किसान के बारे में न तो कोई अनुभव है न ही कोई दर्द है। राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि जब आपने अपने घोषणा पत्र में इन्हीं कानूनों को लाने के बारे में कहा था तो आप उस समय झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो। वो किसानों को गुमराह करने की और देश में अराजकता का वातावरण बनाने की कोशिश न करें। उनकी इन्हीं आदतों और ऐसी ही हल्की समझ की वजह से वो कांग्रेस में भी सर्वमान्य नेता नहीं रहे और कांग्रेस का जो हश्र आज देश भर में हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी का ही कृत्य तो जिम्मेवार है। जिस प्रकार से ट्रैक्टर पर जितने लोग बैठकर राहुल गांधी से के साथ आए हैं उससे निश्चित रूप से हमारे यातायात और परिवहन नियमों का उल्लंघन हुआ है और ये उल्लंघन निंदनीय है और इससे कोई अच्छी परंपरा पड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस तो किसानों के मुद्दे पर वक्त और मौका देखकर प्रोटेस्ट करती है। पार्लियामेंट में एक दिन कांग्रेस के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद आज राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ ट्रैक्टर पर बैठ के। लेकिन अकाली दल की तारीफ करूंगा, भले ही उनके सिर्फ 4 MP हैं लेकिन किसानों के मुद्दे पर पार्लियामेंट में लगातार प्रदर्शन करते हैं। हरसिमरत कौर और उनके पति सुखबीर सिंह बादल अपनी पार्टी के 2 और MPs के साथ तख्तियां लेकर पार्लियामेंट पहुंचते हैं, गेट पर खड़े होकर नारेबाजी करते हैं और आज भी उन्होंने यही किया। बाद में हरसिमरत कौर ने कहा कि किसान पहले बॉर्डर पर बैठे थे, तब सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, अब किसान जंतर मंतर पर आ गए हैं तो भी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो रोज पार्लियामेंट के गेट पर खड़े होकर सरकार को जगाने की कोशिश करती हैं। ये सरकार ने शर्म की हद पार कर दी है। 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, उनकी नहीं सुनी, किसी की सुन नहीं। 550 किसान ने अपनी जानें गंवा दी अपनी मांगे मनवाने के लिए और पार्लियामेंट में मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कोई मरा है कि नहीं।
तो जो सरकार लोगों से इतनी टूट गई है, बस अपने बिल पास करने तक सीमित रह गई है। अब किसान बॉर्डर से लेके अब पार्लियामेंट के सामने आ गए हैं। पार्लियामेंट के अंदर संसद एमपी बोल नहीं सकते हैं और पार्लियामेंट के बाहर जनता जो मर्जी बोले जाए, किसान जो मर्जी बोले जाए, कभी मवाली, कभी उसको मवाली, कभी उसको उग्रवादी, कभी उसको आतंकवादी, गाली के ऊपर गाली देके अकेले किसानों का अपमान करने का ये सरकार काम कर रही है। किसान आंदोलन अब पूरी तरह से सियासी हो गया है। राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका इस्तेमाल अपनी लीडरी चमकाने के लिए करना चाहते हैं और वो कृषि कानूनी के बजाय यूपी के गन्ना किसानों और बिजली की कीमतों की बात करने लगे हैं। पंजाब में गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं, वो चुनाव लड़ना और लड़वाना चाहते हैं। यही हाल हरियाणा में है, जहां किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। इन सारी बातों से किसान आंदोलन के ओरिजिनल नेता परेशान हैं। वो किसान संगठन जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे थे, अपने आप को सियासत से, नेताओं से और चुनावों से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। आज कई नेताओं ने टिकैत के बयानों को टिकैत की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बताया। किसान संगठनों के नेताओं को दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, सब किसान आंदोलन के नाम पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मजे की बात है कि सारे शोर शराबे के बीच कोई ये नहीं देख रहा कि किसानों को एमएसपी मिल रही है, किसानों के लिए मंडियां बंद नहीं हुई हैं, किसी किसान की 1 इंच जमीन पर भी किसी उद्योगपति का कब्जा नहीं हुआ। असली किसानों के असली इश्यूज गायब हो गए हैं। अब मामला पूरी तरह पॉलिटिकल है, लेकिन किसान संगठनों के नेता पीछे इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि उन्हें इसको लेकर के अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। उन्होंने इसे नाक का सवाल बना लिया है। किसानों के आंदोलन को हवा देने के लिए ममता बनर्जी भी दिल्ली में है। ममता बनर्जी की कोशिश है किसानों का डर दिखाकर मोदी सरकार पर प्रेशर बिल्ड किया जाए और विरोधी दलों को नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर एकजुट किया जाए। ममता बनर्जी 5 दिन तक दिल्ली में रहेंगी। तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज वो पहली बार दिल्ली आई है, इसलिए कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात होगी। उसके बाद सियासी प्रोग्राम शुरू होंगे। ममता विरोधी दलों के नेताओं से मिलेंगी। जानकारी तो यह भी मिली है कि ममता सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी। शरद पवार से भी उनकी मीटिंग फिक्स्ड है। अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात होगी। इसके बाद हो सकता है कि 28 जुलाई को विरोधी दलों के नेताओं की एक साथ मीटिंग हो। और इन मुलाकातों का मकसद क्या होगा, यह तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने इशारों में बता दिया। सुदीप ने कहा कि ममता खुद को विरोधी दलों का नेता घोषित नहीं करना चाहती। उनका इरादा सिर्फ इतना है कि मोदी के खिलाफ सभी ताकतों को एकजुट किया जाए। इसके साथ साथ सुदीप ने यह भी कह दिया कि फिलहाल देश में ममता बनर्जी ही अकेली नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं। ममता जी कल प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे 4 बजे, पार्टी को एमपी लोगों को साथ मिलेंगे और सर अपोजिशन पार्टी के लोगों को भी साथ उनका मिलने का बात है। लेकिन ये तो अभी सब प्राथमिक स्तर तक है। ममता बनर्जी हर वक्त पर बोले कि विरोधी दल एक साथ हो, मैं भी उसको साथ रहूंगा, मुझको सामने रखना होगा, मुझको लीडरशिप में लाने होगा। ये बात ममता बनर्जी कभी नहीं कहती। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बहुत शानदार विरोधी दल रहे, ये तो सबको ही चाहता है। ममता बनर्जी वो डिमांड को लीडरशिप देके बनाना चाहते हैं। असल में ममता बनर्जी समझती हैं इस वक्त 2 ऐसे इश्यूज हैं जिन पर मोदी के खिलाफ विरोधियों को लामबंद किया जा सकता है। एक मुद्दा है किसानों का, तो ममता किसान आंदोलन को सपोर्ट कर चुकी हैं और वो दिल्ली में किसान नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। दूसरा मुद्दा है फोन टैपिंग का, पेगासस का। कांग्रेस समेत सारे विरोधी दल इस वक्त जासूसी का इल्जाम लगाकर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में लगे हैं। ममता जानती हैं इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है, इसीलिए आज उन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले एक बड़ा दांव खेला। जिस वक्त पेगासस के मुद्दे पर
पार्लियामेंट में विरोधी दल हंगामा कर रहे थे, जांच कराने की मांग कर रहे थे, उसी वक्त ममता बनर्जी ने पेगासस मामले की जांच कराने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और उनके साथ 2 रिटायर्ड जजों की एक इंक्वायरी कमीशन को गठित कर दिया। पेगासस के जरिए जासूसी हुई या नहीं, इसकी जांच पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एमबी लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने कहा, कई दिन से दिल्ली में जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही। और चूंकि इस मामले में खुद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की जासूसी की बात सामने आई है, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत आयोग का गठन किया है। अब यह कमीशन देखेगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों का गैर कानूनी तरीके से फोन किसने हैक किया। এর টোটালটাই ইল্লিগালি কি করে করছে এবং কিভাবে প্রত্যেকটা মানুষের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই যদি কেউ না জাগে তাকে জাগাতে হয়। আমাদের এই ছোট্ট পদক্ষেপ আশা করি অন্যান্য সকলকে জাগাবে এবং কমিশন অন এনকোয়ারি অ্যাক্ট আজকে অ্যাপ্রুভ হয়ে গেল ক্যাবিনেটে এবং ক্যাবিনেট মিনিটসও সই হয়ে গেছে। আমরা মিস্টার লোকুর সাহেবকে এবং জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকে আমরা বলবো তারা ইমিডিয়েট জয়েন করে এই ব্যাপারে এনকোয়ারি ইনভেস্টিগেশন যা যা করার তারা করবেন। আর পশ্চিমবঙ্গে তো একদিক পার্টি আছে যাদের ফোন ট্যাপ করেছে, তার মধ্যে বাংলার লোক আছে, বাংলার সাংবাদিকরা আছে, বাংলা জুডিশিয়ারি কারা আছে দেখে নিতে হবে। সুতরাং এটা আমি করে দিয়ে গেলাম। बीजेपी की तरफ से इस सवाल पर दिलीप घोष ने कहा, इंक्वायरी कमीशन का गठन सिर्फ ड्रामा है। जांच तो ममता बनर्जी की होनी चाहिए क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं की जासूसी करवाती हैं। इसकी कोई औचित्य नहीं है। मुझे नहीं मालूम इस कमीशन का कैपेसिटी, इनके अधिकार क्षेत्र कहां तक होगा। ये क्या दिल्ली में आके इंक्वायरी करेंगे, ना कि इजराइल में जाके करेंगे जहां की कंपनी है। तो केवल ये नाटक है, आईवास है। बंगाल की जो समस्या है उससे लोगों की दृष्टि हटाने के लिए ये सब ड्रामा हो रही है। ना इसकी कोई औचित्य है, ना इनकी कोई अधिकार है। इसके पहले उनकी सरकार के ऊपर कई बार आरोप लगाए, उन्हीं के पार्टी के नेता आरोप लगाए। उनके कोई पार्टी के नेता बिना व्हाट्सएप के बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार परिस्थिति में ये कमीशन का क्या मतलब होता है? ये केवल ड्रामा है और कुछ नहीं है। और उन्होंने भी खुद अपने पार्टी के हर नेता के पीछे जासूस लगा के रखे हैं, उनका फोन टैपिंग करते हैं। मुकुल बाबू जब हमारे पार्टी में आए थे, उन्होंने कोर्ट में गए थे कि मेरे फोन टैपिंग हो रही है, तो आरोप तो उन पर लगी हुई है। तो उनके ऊपर जो आरोप है वो हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फिजूल खर्ची है और समय बर्बाद छोड़कर कुछ नहीं है। एक बात तो पक्की है, जब भी कोई मुख्यमंत्री फोन टैपिंग का सवाल उठाएगा तो उनके विरोधी तुरंत याद दिलाएंगे कि चीफ मिनिस्टर भी फोन टैपिंग करते हैं। सचिन पायलट के सपोर्टर्स ने अशोक गहलोत पर यह इल्जाम लगाया था। दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी ने ममता के बारे में यही कहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का यह दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी के सामने बड़ा चैलेंज है सारे विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाने का। ममता जानती है कि मोदी से वो अकेले नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन विपक्ष में इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे लीडर हैं, उनको लेकर मोर्चा बनाना मेढकों को तराजू में तोलने जैसा है। आने वाले 5 दिनों में ममता बनर्जी की इस कोशिश को लोग बड़े गौर से देखेंगे। आज कर्नाटक की सियासत में एक बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन खामोशी से। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। हमारे संवाददाता टी राघवन ने 17 जुलाई को बताया था कि येदियुरप्पा 26 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। हालांकि आज सुबह तक येदियुरप्पा पब्लिकली यही कह रहे थे कि उन्हें दिल्ली से किसी तरह का कोई निर्देश नहीं मिला है। अगर पार्टी हाईकमान से आदेश मिलेगा तो वो पद छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। लेकिन सब कहने की बात थी, सब कुछ पहले से तय था। येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर्नाटक विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में किया था। उनकी सरकार को आज 2 साल पूरे हुए। इस मौके पर येदियुरप्पा ने विधानसभा में बड़ा प्रोग्राम रखा था। इसी प्रोग्राम में 78 साल के येदियुरप्पा ने इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अग्नि परीक्षा देते रहे हैं, और ये कहते कहते येदियुरप्पा रो पड़े। इसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लंच के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद येदियुरप्पा राजभवन गए। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
I am grateful to Prime Minister Narendra Modi ji and also Home Minister Amit Shah ji and All India President Nadda ji has given opportunity to serve as people of Karnataka for 2 years as Chief Minister. The entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yediyurappa, they have given opportunity to me even after 75 years. From last 2 years, because of their blessings, I am able to work as Chief Minister of Karnataka. For that, I will be grateful to our Prime Minister and Home Minister and also All India President. And also people of Karnataka, they have blessed me like anything. Particularly Shikaripura Taluk people have blessed me anything. And 7 times they made me MLA from their that constituency. For that also I will be grateful to them. येदियुरप्पा को इस्तीफा देना है, ये तो 15 दिन पहले ही तय हो गया था। आज तो सिर्फ औपचारिकता पूरी हुई है। 2 हफ्ते पहले येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बताया था कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्होंने लिखा था बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण वो अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा था वो मुख्यमंत्री के पद से मुक्त होना चाहते हैं। असल में येदियुरप्पा हाईली डायबिटिक है, इसकी वजह से कई और हेल्थ इश्यूज हैं। वो 78 साल के हो चुके हैं, इसलिए उम्र का तकाजा भी है। उनकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगी है, वो कई बार चीजें भूल जाते हैं, उन्हें जल्दी थकान हो जाती है। लेकिन तो भी नरेंद्र मोदी उन्हें सम्मानजनक तरीके से विदाई देना चाहते थे। इसलिए जब येदियुरप्पा ने कहा कि 26 जुलाई को जब उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे तो उन्हें इस्तीफे का ऐलान करने दिया जाए, तो मोदी ने उनकी बात मान ली। येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका अदा की है। आज भी उनकी जबरदस्त फॉलोइंग है। वो लिंगायत समाज के बड़े नेता हैं। अब बीजेपी येदियुरप्पा के अनुभवों का इस्तेमाल नेशनल लेवल पर करेगी। इस वक्त नॉर्थ ईस्ट से एक चिंता में डालने वाली खबर आ रही है। आज बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर असम और मिजोरम के लोगों के बीच खौफनाक हिंसक झड़प हुई थी। इस टकराव में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। मिजोरम के कई नागरिक घायल हो गए। असल में आज असम और मिजोरम के बॉर्डर पर पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आमने सामने आ गए। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप हुए। सबसे पहले मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा ने पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस वीडियो को होम मिनिस्टर अमित शाह और पीएमओ को टैग करके तुरंत दखल देने की बात की। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अचानक असम पुलिस की 2 कंपनियां आई और वेरिंगटे इलाके में जो सिविल्स मौजूद थे और सीआरपीएफ के जो जवान थे उन पर टीयर गैस के गोले दागने लगे। जोरमथंगा ने कहा कि असम की पुलिस आम नागरिकों को निशाना बना रही है। इस पर असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक वीडियो अपलोड किया गया। हिमंता ने दावा किया कि मिजोरम के कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मिजोरम के एक जिले के एसपी कहते हैं कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हट जाते तब तक नागरिक उनकी बात नहीं सुनेंगे, हिंसा नहीं रोकेंगे। अब ऐसे हालत में सरकार कैसे चल सकती है? जब मामला काफी बढ़ गया और चूंकि दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर सोशल मीडिया पर कल कमेंट कर रहे थे तो फिर केंद्र सरकार ने दखल दिया। अमित शाह ने दोनों चीफ मिनिस्टर से बात की, आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा। मैं आपको बता दूं कि जून से ही यह बॉर्डर डिस्प्यूट जारी है और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब असम पुलिस ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। तभी से कोई ना कोई इंसिडेंट लगातार होता रहा। हालांकि अभी जानकारी यह मिली है कि केंद्र सरकार के दखल के बाद फिलहाल असम और मिजोरम बॉर्डर पर शांति है। असम की पुलिस फोर्स वापस लौट चुकी है। असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट कोई नया मसला नहीं है। इस पर दोनों राज्यों के बीच बात होती रहती है, लेकिन इस तरह हिंसा हो और चीफ मिनिस्टर सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, यह ठीक नहीं है और इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब मैं आपको महाराष्ट्र के लोगों की तकलीफ और उनका दर्द दिखाता हूं।
महाराष्ट्र के करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां मौसम की मार बुरी तरह पड़ रही है। इस साल बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण सिर्फ 8 दिन में 251 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। महाराष्ट्र का कोंकण रीजन और इसके साथ साथ सांगली, सतारा और कोल्हापुर में हालात काफी खराब हैं। रायगढ़ के तले गांव में चट्टान खिसकने से हुए हादसे में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 53 बॉडीज निकाल ली गई हैं, बाकी डेड बॉडीज मलबे में दबी हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद करना पड़ा। एनडीआरएफ का कहना है कि मलबे में दबी बॉडीज इतनी खराब हो चुकी है कि अब इन्हें निकालना उनका डिसरेस्पेक्ट करना होगा, इसलिए जो शव मलबे में दबे हैं उन्हें अब वहीं दफन माना जाएगा। महाराष्ट्र में बाढ़ की तबाही समझने के लिए मौत के आंकड़े जानना ही काफी नहीं है। बारिश ने कई शहरों का ऐसा हाल कर दिया है जिससे उबरने में कई महीने लगेंगे। मकान गिर गए हैं, दुकानें टूट गई हैं, उनमें रखा सामान बर्बाद हो गया है। पूरा शहर कीचड़ से भरा हुआ है। गाड़ियां, कारें, टू व्हीलर्स कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। हजारों मवेशियों की जान भी गई है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने रायगढ़ के महान से जो रिपोर्ट भेजी है उसे आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि हालत कितनी बुरी है। सावित्री नदी में आए बाढ़ ने महाड़ पर कहर बरपाया और इस कहर की तस्वीरें मैं आपको सीधे टॉप एंगल के जरिए दिखाता हूं। जितनी दुकानें थे, घर थे, वो सब कुछ इसमें तबाह हो गए। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि जो इसकी चपेट में आया उसे ये पानी बहा ले गया। सामने देखिए, लोगों के घर, दुकान टूट चुके हैं, दीवार टूट चुकी है और लोगों के घरों में करीब यहाँ पर 15 से 20 फीट तक पानी था। अब पानी निकल जाने के बाद की तस्वीरें देखिए। लोग किसी तरह से उनके घरों में जो तबाही हुई है उससे संभलने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। घर में जो अनाज था, अन्य सामान थे, वो पानी में लगातार 2 दिन रहने की वजह से सड़ चुके हैं। बड़े पैमाने पर गंदगी पूरे शहर में फैली हुई है और इसी गंदगी को अब साफ करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन, कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कर रही है। दिक्कत ये भी है कि बाढ़ के पानी के साथ हजारों टन मिट्टी भी बहकर आई थी और अब पानी निकल जाने के बाद हर तरफ इस तरह से दलदल ही दलदल है। तो इस दलदल कीचड़ को निकालने का काम भी जारी है। यहाँ देखिए किस तरह से सब कुछ तबाह कर गया ये बाढ़ का पानी। इलेक्ट्रिक पोल्स थे वो बाढ़ के पानी की वजह से खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो बाढ़ की मार से अछूता रहा हो। अगर बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की फिगर्स देखें तो सबसे ज्यादा 60 लोगों की जान रायगढ़ में गई। इसके अलावा सतारा में 41, रत्नागिरी में 21, ठाणे में 12, कोल्हापुर में 7 लोगों की मौत हुई। सिंधुदुर्ग, पुणे और मुंबई में भी बारिश और बाढ़ की वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य महाड़ के सबसे बड़े सुपरमार्केट में गए। पूरी दुकान में कीचड़ भरा हुआ है, सामान खराब हो गया है। दुकानदार के मुताबिक उन्हें कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किस तरह से बाढ़ का पानी जब यहाँ पर दाखिल हुआ तो उसने इस सेंटर के हर एक चीज को तहस नहस कर दिया। मिट्टी, मलबा, साथ ही में अन्य जो सामान है वो सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। दुकान का कोई भी हिस्सा अब बचा नहीं है। अब चूंकि बाढ़ का पानी काफी समय तक यहाँ पर था तो ऐसे में अब यहाँ से बदबू आ रही है, सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। सुपरमार्केट का 100% वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है, जो कि 12,000 इन्वेंट्री में हमारे पास प्रोडक्ट है। लगभग मेरा नुकसान है 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरा तहस नहस हो चुका। पूरा फर्नीचर पे भी कोई कुछ काम का नहीं, पूरा लॉस हो चुका है। बाकी फ्रिज वगैरह बाकी सारे सामान थे सब 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 तहस नहस हो गया पूरा। तो देखिए ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पर पानी आना शुरू हुआ तब सामने आप एक छोटा सा पोर्शन देखिए जी, यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर इन्होंने बनाया हुआ है स्टोर रूम के तौर पे। लेकिन जब पानी आना शुरू हुआ तो जितना सामान ये अपने साथ ऊपर ले जा सकते थे उतना सामान ये ऊपर ले गए। लेकिन जैसे ही अचानक से पानी का फोर्स यहाँ पर बढ़ा तब ये खुद फंस गए। इनके साथ करीब 5 लोग थे यहाँ पर।
रायगढ़ तो कोकण रीजन का जिला है। यहां पहाड़ होने की वजह से नदियों में तेजी से पानी आया और अपने साथ तबाही लाया। लेकिन महाराष्ट्र के मैदानी इलाकों का भी यही हाल है। मैं आपको कोल्हापुर की तस्वीरें दिखाता हूं। कोल्हापुर पंचगंगा नदी के किनारे बसा है। पंचगंगा को कोल्हापुर की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन इस बार यह नदी शहर के लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आई। कोल्हापुर का बड़ा हिस्सा अब भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आपको कोल्हापुर शहर एक आइलैंड जैसा दिख रहा होगा। दुकानें बंद हैं। पानी भरा होने की वजह से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। ऊपर से ली गई ये तस्वीरें हैं, एरियल व्यू है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी नजर आएगा। इससे पता चलता है कि अभी भी कोल्हापुर की जिंदगी पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगने वाला है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि 2019 और 2021 में किस तरीके से कोल्हापुर लगातार इस बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। पंचगंगा नदी जो कोल्हापुर की लाइफलाइन है, वो अब कोल्हापुर को हर साल करीब हर साल इस बाढ़ की त्रासदी में समेट लेती है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, सेना की टीम कोल्हापुर में मौजूद है। कोल्हापुर शहर और कोल्हापुर जिले के दूसरे हिस्सों में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी भी कोल्हापुर के अंदर आना और सबके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि सड़कें बंद हैं। कोल्हापुर शहर की तस्वीरें वहां की तबाही के हालात को बयान करती हैं। यहां से होकर गुजरने वाला पुणे बेंगलोर हाईवे भी बंद है। हाईवे पर भी पानी भरा है। इसके आसपास के इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े शोरूम, होटल्स और मैरिज हॉल थे, सब बर्बाद हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जेसीबी और दूसरी भारी भरकम मशीनों के जरिए पानी में डूब चुके सामान को निकालने की कोशिश हो रही है ताकि नुकसान की कुछ तो भरपाई हो। प्रशासन भी जेसीबी को हाईवे पर चलाकर इस बात की जांच कर रहा है कि यह हाईवे अब बसों और ट्रकों जैसी बड़ी गाड़ियों के लिए खोलने लायक हो गया या नहीं। लेकिन फिलहाल हाईवे को खोलने को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। पानी का बहाव सड़क पर बहुत तेज है। इस वक्त इन जेसीबी मशीनों के द्वारा चेक किया जा रहा है कि क्या गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है, क्या बड़ी गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है। क्या जेसीबी मशीनों को छोड़कर अंदाजा लगाया जाता है, पता किया जाता है कि क्या बड़ी गाड़ियां इस रास्ते से छोड़ी जा सकती हैं। तो फिलहाल यही कवायद चल रही है। और ये देखिए इस वक्त पुणे बेंगलुरु हाईवे कोल्हापुर से महज 5 किलोमीटर पहले क्या हाल है सड़क का। सड़क के दोनों तरफ जो शोरूम है उनका क्या हाल है। शिरोली इलाके के लोग पिछले 4 से 5 दिनों से पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पानी का ना बहाव कम हुआ है और ना पानी कम हुआ है। आपको एक और तस्वीर दिखा दें। इस वक्त ये जो आप टीन के शेड्स देख रहे हैं, ये 4 से 5 दिन पहले दुकान था, फर्नीचर का फुल फ्लेज दुकान था। दुकान पूरी तरीके से ध्वस्त है, साथ में अंदर में जो फर्नीचर था वो भी पानी के साथ बह गया है। महाराष्ट्र के कोकण रीजन में हर साल अच्छी बारिश होती है। इसी तरह सतारा और कोल्हापुर में भी खूब बारिश होती है, लेकिन इतना पानी एक साथ बरसेगा, इतनी जोर से बारिश आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। सिर्फ 3 दिन में अगर 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो शहर का क्या हाल होगा, ये आपने देखा है। सतारा में वही हुआ और मौसम अभी भी साफ नहीं है। आज चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे सतारा जाने वाले थे, लेकिन मौसम इतना खराब था कि उन्हें पुणे से वापस लौटना पड़ा। इस वक्त केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ आर्मी और नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। हो सकता है कुछ दिनों में शहरों के हालात सुधर जाएं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में बाढ़ का, बारिश का, लैंडस्लाइड का जो खौफ बैठ गया है, उसे दूर होने में लंबा वक्त लगेगा। लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई। पहाड़ों से मौत बरसी, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जो लैंडस्लाइड हुआ उसकी हर जगह चर्चा है। इस चपेट में आए टूरिस्ट की डेड बॉडीज आज उनके घर पहुंची। 9 टूरिस्ट की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। लैंडस्लाइड की 34 साल की डॉक्टर दीपा शर्मा जयपुर के रहने वाली थी और सोशल मीडिया पर काफी फेमस थी।
जिस वक्त हादसा हुआ उससे कुछ ही मिनट पहले उन्होंने ट्विटर पर इस जगह की तस्वीर पोस्ट की थी। एक फोटो में उन्होंने कैप्शन लिखा था, लाइफ इज नथिंग विदाउट मदर नेचर। इसके अलावा उन्होंने उस बसपा नदी पर तस्वीर खिंचवाई और फोटो पोस्ट की जिस नदी में उनकी गाड़ी गिरी और फिर उनकी मौत हो गई। घूमने की शौकीन डॉक्टर दीपा शर्मा इसी ट्रिप में इंडिया चाइना बॉर्डर पर गई थी। वहां की तस्वीरें भी उन्होंने पोस्ट की थी। ये सब तस्वीरें उन्होंने कल ही अपलोड की। कोई सोच भी नहीं सकता था ये तस्वीरें डॉक्टर दीपा की जिंदगी की आखिरी तस्वीरें साबित होंगी। नेचर की ताकत के आगे किसी का बस नहीं चलता। ये हिमाचल के हादसे से एक बार फिर से साबित हो गया। आज उज्जैन और वाराणसी से भी परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर भगवान शंकर की भक्ति के चक्कर में लोग कोरोना के खतरे को भूल गए। जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिरों में ऐसी भीड़ उमड़ी कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की है। बाबा महाकाल के दर्शन करने हजारों लोग उज्जैन पहुंच गए। सबको जलाभिषेक करने की जल्दी थी। लोग मास्क तो पहने थे लेकिन भीड़ इतनी थी कि मास्क कितना बचाव करेगा। प्रशासन को पता था कि भीड़ होगी इसलिए ऑनलाइन बुकिंग की गई थी, ऑनलाइन दर्शन के इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन भोलेनाथ की आस्था के सामने प्रशासन के सारे उपाय बेकार साबित हुए। मंदिर के बाहर जो रेलिंग लगाई गई थी भीड़ की धक्का मुक्की में वो भी टूट गई। कुछ इसी तरह की तस्वीरें काशी से भी आई। मंगला आरती के बाद सुबह 4 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए, लेकिन श्रद्धालुओं का हुजूम तो आधी रात से ही मंदिर के बाहर जुट गया था। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए और उन्हें जल चढ़ाने के लिए भक्त उमड़ पड़े। प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम किए हुए थे। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन भक्त गर्भगृह के बाहर रखे अर्ध में पानी डालकर जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह भक्तों की भीड़ उमड़ी उसके सामने सारे इंतजाम नाकाफी हो गए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।